नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है LIS लर्निंग एकेडमी पे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे जो आपकी पंजाब स्कूल लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है अब तक 5 से 6 क्लास उसकी हो चुकी है। उससे आगे के क्रम में हम बढ़े हैं दोस्तों। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आशा करता हूँ आपको सभी क्लासेज अच्छी पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना, जितने भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो एक बार क्लासेस को ज़रूर शेयर कर देना। और जो कल का हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था नोटेशन के टाइप वाला, तो दोस्तों उसमें आप करेक्शन कर लेना। नोटेशन के टाइप होते हैं दो, प्योर और मिक्सड। और अगर नोटेशन को डीपली पढ़ना है तो कल की क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है नोटेशन क्लास का। और आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर नोटेशन की पूरी क्लास है। तो नोटेशन को पूरे अच्छे से समझने के लिए नोटेशन की क्लास लगा लेना, क्योंकि नोटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और आज की क्लास ही है जो 6 बजे है दोस्तों। कल से क्लासेज हमारी 5 बजे ही रहेगी, तो आप ये मत सोचना कि क्लासेज का टाइम चेंज कर दिया गया है। तो कल भी क्लासेज 5 बजे रहने वाली है, आज केवल 6 बजे क्लासेज है। तो आप दोस्तों बने रहिए। पहला क्वेश्चन, in the duodecimal classification table of precedence are provided so that it can be used as DDC। दोस्तों ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन आपको पता है क्या है, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो पूछा है कि इन द ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आर प्रोवाइडेड so that it can be used as option A all the above, option B alternative way of arrangement, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी, ऑप्शन डी एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो समझ में ऐसे आएगा, देखो ध्यान से, कि ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन में, यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम है जो DDC, जिस कब बनी थी 1876 में, किसने बनाई थी, मेलविल डेवी ने। तो इस स्कीम में क्लासिफिकेशन में दोस्तों DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रदत्त है। ठीक है, किसके लिए उपयोग है इसका, उपयोग सभी के लिए। ऑप्शन बी संयोजन हेतु वैकल्पिक उपाय, ऑप्शन सी एकरूपता, और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड सब डिवीजन को जोड़ना। तो बताइए दोस्तों DDC के अंदर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का यूज कहाँ क्यों किया जाता है। तो याद रखना 101 जो क्वेश्चन हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी तरफ से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, याद रखना, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, और इससे याद रखना कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 101 का ऑप्शन सी दोस्तों क्या होगा, एक रूपता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 102 की ओर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सिगमेंशंस इज एसोसिएटेड विथ, कि सिगमेंशन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है इनमें से। ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी डाइजेस्ट सर्विस, ऑप्शन सी मार्केट सर्वे रिपोर्ट, और ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस। तो बताइए दोस्तों सिगमेंशन जो है वो एसोसिएट किसके साथ है, रेफरेंस सर्विस के साथ है, डाइजेस्ट सर्विस के साथ है, मार्केट सर्वे रिपोर्ट के साथ है, या इंडेक्सिंग सर्विस के साथ है। यानी परिखंडीकरण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी डाइजेस्ट सेवा, ऑप्शन सी बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन, और ऑप्शन डी अंतःक्रमणीकरण सेवा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि सिगमेंशन जो है किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ एसोसिएटेड है दोस्तों। तो याद रखना जो सिगमेंशन परिखंडीकरण है वो मार्केट सर्वे रिपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, MSR के साथ, MSR के साथ। मार्केट सर्वे रिपोर्ट कौन जुड़ा है, कौन एसोसिएटेड है, सिगमेंशन यानी परिखंडीकरण। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई ऐसे तो है नहीं कि मेरी तरफ से क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं ये तो आपको कन्फर्म पता है
कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो बेनिफिशियल होने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा आप कुछ जोड़े हुए बनाए हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे करवाते हैं, हर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं रहता वो क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके आएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से आएंगे या एग्जामिनर न्यू क्वेश्चन बनाएगा और लैंग्वेज बदल के आती है दोस्तों। अब सिंगमिनेशन एसोसिएटेड विद पूछ लिया तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मार्केट सर्वे जो रिपोर्ट है उसका इनमें से कौन सा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लैंग्वेज को दोस्तों चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में चला जाता है, ऑप्शन है जो क्वेश्चन में चला जाता है। इतना दोस्तों डिफरेंस जरूर कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आप रीड करोगे सभी तो आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपको नहीं लग रहा होगा, आप एग्ज़ाम देख लो और आपके सामने इतने क्वेश्चन भी आ गए। कुछ क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं। और कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन हो गया, रेफरेंस सर्विसेज होगी दोस्तों, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग होगी। इनसे क्वेश्चन, ये टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आपको एनालिसिस करके इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, स्मार्टली स्टडी करनी है इतने कम टाइम के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, कि जो टर्म है, जो शब्द है लेक्सिकोग्राफी, वो एसोसिएटेड विद किसके साथ इनमें से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए कंपिलेशन ऑफ हैंडबुक, ऑप्शन बी कंपिलेशन ऑफ डायरेक्टरी, ऑप्शन सी कंपिलेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया और ऑप्शन डी कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरी। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, एक तो होता है लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन, एक होगा वोकेबलरी, ठीक है। इसके अलावा थिसोर्स, ये सभी जो आते हैं ये दोस्तों डिक्शनरी से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखेंगे? शब्दकोश से संबंध रखेंगे, यानी प्रयोगकोश आ जाए, वोकेबलरी आ जाए, वर्तनी आ जाए, जो कि कोई ना कोई शब्दों के बारे में हमें बताएगी, वर्ड्स के डेफिनेशन के बारे में शो करेगा, वो डिक्शनरी होगी, शब्दकोश होगा दोस्तों। तो लेक्सिकोग्राफी है वो कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफी या आते ही आप डिक्शनरी पे टिक कर देना दोस्तों, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है लेक्सिकोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेक्सिकोग्राफी दोस्तों जो डिक्शनरी है उसके संकलन को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, ये याद रखना। और अगला क्वेश्चन हमारा, द फेसेट फॉर्मूला ऑफ मेन क्लास ऑल लिटरेचर इज, द फेसेट फॉर्मूला ऑफ मेन क्लास ऑल लिटरेचर इज। अब दोस्तों जिसने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ा है वही इसका राइट आंसर दे सकता है, और क्लासिफिकेशन में भी जिसने कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ा है वह इसका राइट आंसर दे सकता है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन नया होगा, इसने नहीं पढ़ा है इसके लिए क्या होगा दोस्तों? नया होगा, क्योंकि इसमें कहीं हिंट नहीं दी गई कॉलम क्लासिफिकेशन की, कहीं नहीं लिखा गया क्लासिफिकेशन। लेकिन जिसने रीड किया है वो इसको समझेगा सबसे पहले कि हाँ द फेसेट फॉर्मूला ऑफ मेन क्लास ऑल लिटरेचर इज। सबसे पहले तो समझेगा कि टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन है कॉलम क्लासिफिकेशन से, और कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेन क्लास है ए से जेड, उनमें है ओ से संबंधित। ओ मेन क्लास होती है लिटरेचर की। ओ लिटरेचर का हमें क्या पूछा है? फेसेट फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो देखो प्रैक्टिकली नॉलेज से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग को थोड़ा सा सीरियस ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसके गलत सही होंगे, राइट या रॉन्ग होंगे, यही दोस्तों मेरिट का ऊपर नीचे आधार बनने वाले हैं। क्योंकि जब किसी को नहीं पता है तो दोस्तों वो सभी के लिए है, लेकिन जिसको पता है वो उसके लिए क्या रहेगा? एक तरह से प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो बताइए, ऑल लिटरेचर आपने मेन क्लास पढ़ी है, क्लासिफिकेशन किया है कॉलम क्लासिफिकेशन, तो उसका फेसेट फॉर्मूला जो इजी रहता है दोस्तों उनके पूछे जाते हैं जिनका इजी होता है, तो ये आराम से याद रहने वाला है ऑल लिटरेचर का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 104 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए PMST, ऑप्शन बी P1 P2 P3 P4 T, P1 P2 P3 P4 और P2 P3 P4। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 104 का राइट आंसर। तो बताना चाहूँगा, याद रखना है केवल ये, ओ तो होगी मेन क्लास, इसके बाद याद रखना P, P, P2, P3,
और कॉमा P4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द फेसेट फॉर्मूला ऑफ मेन क्लास ओ लिटरेचर इज ओ P1 P2 P3 P4। ओ पी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी का दोस्तों सिंबल क्या होता है, कॉमा, इसलिए सबके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है दोस्तों। तो ओ लिटरेचर क्या होगा, ओ P1 P2 P3 P4, ये इसका फेसेट फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन इन एनवेंसर दोस्तों, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, आंसर होगा आंसरिंग होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है दोस्तों, आंसरिंग होगा उत्तर, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन इन आंसरिंग ए रेफरेंस क्वेश्चन, की जो संदर्भ प्रश्न होता है, रेफरेंस क्वेश्चन होता है, उसके कितने स्टेप होते हैं उत्तर देने के लिए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 4। देखो दोस्तों डुप्लीकेशन भी है, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस क्वेश्चन। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन इन आंसरिंग ए रेफरेंस क्वेश्चन, कि एक संदर्भ प्रश्न पूछने के कितने चरण या संदर्भ उत्तर देने के लिए होते हैं। तो बताइए दोस्तों 105 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 7 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कुछ नए मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट ही होंगे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 40-45 1 घंटा दोस्तों आप समय निकालते हो, तो ऐसे मत सोचना कि ये समय आपका स्पॉइल हुआ है, आपको फायदा ही देगा, ना कि बर्बाद होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम 106 ये रहा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि कौन सा बौद्धिक संपदा को दोस्तों प्रोटेक्ट नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल आईपी को जो प्रोटेक्ट नहीं करता इनमें से। ऑप्शन ए है डिजिटल वाटरमार्क, ऑप्शन बी है इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है प्लगइन्स और ऑप्शन डी है यूनिक्विली एनकोडेड लाइसेंस। तो बताइए दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा या संरक्षित नहीं करता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर 106 का क्या होगा। डिजिटल वाटरमार्किंग, डिजिटल वाटरमार्क दोस्तों आपको पता है वाटरमार्क होंगे तो वो प्रोटेक्ट करता है, वाटरमार्क से पता चल जाता है कि मेन कौन है इसका, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा से पता चल जाता है, और कोई भी यूनिकली एनकोडेड लाइसेंस होता है इससे भी पता चल जाता है। तो प्रोटेक्ट कौन नहीं करता है इनमें से, प्लगइन्स। कौन दोस्तों, प्लगइन्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्लगइन्स दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्सेज, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्सेज, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है, सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो बताया था दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको याद करना ही करना है। एग्जाम में नोट भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सोर्सेज है। तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए टेस्ट नहीं दोस्तों, टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी डाइजेस्ट, ऑप्शन सी थीसिस और ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया। मैंने दोस्तों हिंट भी आपको क्लासेज में बता थी, प्राइमरी के लिए भी बताया था मैंने, सेकेंडरी के लिए भी बताया था और टेरिटरी के लिए बताया। प्राइमरी बताया था बिल्कुल नया, जो आज तक कहीं नहीं लिखा गया, नया ही लिखा जाता है, तो वो कोई ना कोई रिसर्च वाला होता है या कोई ना कोई खोज की है, आविष्कार किया है, वो होगा। और इनसे सहायता से जो बनते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, और जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से दोस्तों बनते हैं वो टेरिटरी होते हैं। टेरिटरी के थोड़े बहुत एग्जाम्पल है तो वो आप याद रख सकते हो, और जो नए हैं बिल्कुल वो प्राइमरी के हैं तो वो याद रख सकते हो। सेकेंडरी को रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी का ही नहीं है, जो टेरिटरी का नहीं है, वो किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल भी सेकेंडरी सोर्सेज के हैं दोस्तों। तो आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया था कि रिसर्च है ना, जो रिसर्च से रिलेटेड है, सोर्स से रिलेटेड, चाहे वो डिसर्टेशन हो, चाहे वो थीसिस हो, प्रोजेक्ट हो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हो, सिनॉप्सिस हो, पेटेंट हो, ये सभी प्राइमरी के हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन देख लो कि कौन सा मिल रहा है आपको मिल रहा है ना दोस्तों थीसिस। थीसिस किसका है, प्राइमरी सोर्सेज का। हमें पूछा है कि कौन सा सेकेंडरी का नहीं है। जब थीसिस प्राइमरी का है तो सेकेंडरी का नहीं होगा, तो 107 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थीसिस। क्या होगा, थीसिस। शोध ग्रंथ, लघु शोध ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, शोध प्रबंध, ये सभी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108। द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्टेड ऑफ, कि जो फर्स्ट एडिशन था डीडीसी का 1876 में जो आया था 1876 में, किसके द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा डीडीसी बनाई गई थी। डीडीसी का पूरा नाम ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की एक स्कीम है, जिसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, अब तक दोस्तों 23 एडिशन आ चुके हैं। कितने, 23वां एडिशन कब आया था अंतिम, 2011 में। ठीक है, तो हमें पूछा है फर्स्ट एडिशन है जो, उसमें डीडीसी कंसिस्टेड ऑफ कितने पेज थे डीडीसी में, 4 पेज थे, ऑप्शन बी 44 पेज थे, ऑप्शन सी 124 पेज थे, या ऑप्शन डी 144 पेज थे। तो राइट आंसर दोस्तों 108 का राइट आंसर क्या होगा। अब बात आती है सर हमें, अब इतनी 23 एडिशन आ गए, हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से में क्या पेज है। तो दोस्तों सभी को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इनका कुछ न कुछ एडिटर संपादक था वो चेंज हुआ था, कब हुआ था, या जो पहला और जो अंतिम और जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहता है 19वां, ठीक है, 19 जो एडिशन है वो रहता है। तो इन केवल 3 का ही आप याद रख लो, इसके अलावा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन 3 का याद रख लो दोस्तों। ठीक है, इन 3 का याद रख लो कि कितने कितने इनमें पेज है, कौन इनके संपादक हैं, जो और जो 23वां संस्करण है या अब तक जिसका उसी इसका प्रकाशन डीडीसी का हो रहा है, तो उसके संपादक कौन है, ये आपको केवल याद रखना है। तो ऑप्शन ए है 4 पेज, ऑप्शन बी है 44 पेज, ऑप्शन सी है 124 पेज और ऑप्शन डी है 144 पेज। तो बताइए दोस्तों डीडीसी जो थी, डीडीसी का फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे, 44 पेज थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन जो स्कीम है, इसकी जो बुक्स थी, जिसका फर्स्ट एडिशन था जो 1876 में आया था, उसमें कुल टोटल पेज कितने थे, 44 पेज थे दोस्तों। कितने पेज थे, 44 पेज थे। ये इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ आईएसबीएन। Prefix elements of ISBN consisted of number of digits। ISBN दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर में ये दोस्तों पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कुछ प्रीफिक्स होते हैं, ये कुल 4 से 5 जो पार्ट्स हैं आपको उनमें डिवाइड होता है। उनमें एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग डिजिट के होते हैं। एक ये बताओगे कि ISBN कितने नंबर का होता है और ISBN में कितने ये पार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ISBN से रिलेटेड कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है और कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट में कितने डिजिट होते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा है, क्यों पूछा है दोस्तों, अगर ये पूछा है तो आप ISBN को एक बार पढ़ोगे, ISBN को क्या करोगे, एक बार ज़रूर पढ़ोगे। और एक बार अब कहा हुआ अगर आप पढ़ लेते हो ना तो ISBN आप नहीं भूलने वाले दोस्तों। और वो पढ़ा हुआ आप कमेंट में भी लिखोगे तो ISBN समझो आप भूलोगे नहीं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। और जो स्टूडेंट जो मैं बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स करना, जो करते हैं दोस्तों तो समझो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते वो सही में नहीं है, वो कुछ कर देते हैं क्योंकि गौर कर लेते हैं उस बात पर, वो ईमानदारी के साथ क्लासेस लगाते हैं तो कर देते हैं। और जो नहीं करते दोस्तों उसका भी फ़र्क नहीं है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो उतना भी सफिशियंट है। लेकिन आप करोगे तो आप भूलोगे नहीं, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल फ़ायदेमंद रहने वाली है दोस्तों। तो बताइए कि जो प्रीफिक्स है एलिमेंट वो ISBN कंसिस्टेड ऑफ कितने नंबर का होता है। प्रीफिक्स एलिमेंट कुल कितने एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं और कौन सा एलिमेंट होता है, कितने नंबर का ISBN होता है, ये आपको बताना था। इसका आंसर बताइए, प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्टेड ऑफ डैश 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 नंबर ऑफ डिजिट्स। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 3, कि प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कितने नंबर डिजिट का होता है, 3 नंबर डिजिट का होता है दोस्तों। आपकी बुक जो भी आपके पास में बुक है तो बुक का आप ज़रूर देखें कि उसका ISBN नंबर क्या दिया गया है, ISBN नंबर दिया गया है उस पर ही एनालिसिस कर लीजिए कि कितने नंबर का है, कौन सा नंबर, कितने नंबर कौन से एलिमेंट है, क्या प्रीफिक्स एलिमेंट है या कोई और दूसरे एलिमेंट्स हैं दोस्तों। टेक चेक डिजिट भी होता है दोस्तों इसमें एक, ठीक है, तो कौन से हैं आप याद रख लें। और बुक्स दोस्तों लगभग तो वही बुक ऑथेंटिक है जिसका ISBN नंबर होता है, लेकिन आजकल दोस्तों मार्केट में बिना ISBN नंबर की भी बुक्स आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ है, तो बताइए इसका किससे रिलेटेड है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन ए इफेक्टिव एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और ऑप्शन डी नंबर ऑफ अथॉरिटीज। तो बताइए दोस्तों कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड है, इफेक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट से रिलेटेड है, या ऑप्शन डी नंबर ऑफ अथॉरिटीज से रिलेटेड है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 110 का 110 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन का आपका नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ की संख्या, अधीनस्थों की संख्या। दोस्तों 110 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जेटी एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी पूछा गया था। 2018 की जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम हुआ था 19 सितंबर को, उसमें भी ये पूछा गया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज ए पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। कि जो यूनिवर्सिटी हैंडबुक है वो जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो किसका है। ऑप्शन ए ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, ऑप्शन बी डेसीडोक का, ऑप्शन सी ALA का, या ऑप्शन डी AIU का, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी हैंडबुक है तो उससे याद रखना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है उससे ही होगा। यूनिवर्सिटी रिलेटेड ऑप्शन में दिया गया है AIU यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है किसका पब्लिकेशन है दोस्तों, AIU का है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग दोस्तों, तो आपके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज ए पब्लिकेशन ऑफ AIU। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज ए पब्लिकेशन ऑफ AIU दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 112। SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस आपको पता है दोस्तों। तो SDI इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस, कि SDI है जो कौन सी सर्विस, कौन सी सेवा का काइंड यानी प्रकार है। ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी कंप्यूटर सर्विस, ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन और ऑप्शन डी CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। तो SDI सर्विस किसका इनमें से एक प्रकार है, ये बताइए दोस्तों। 112 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि रेफरेंस सर्विस के तो मुख्यतः 2 प्रकार थे, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेफरेंस, तो ये गलत होगा। कंप्यूटर सर्विस नहीं है, डाटा कलेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको CAS बताया था, करंट अवेयरनेस सर्विस, और इसका ही कंप्यूटरलाइजेशन कर दिया किसने, HP लोहान ने। याद रखना CS के साथ कंप्यूटर को जोड़ दिया तो SDI बन गई, किसने जोड़ दिया, HP लोहान ने जोड़ दिया। तो ये किसका प्रकार है, ये एक CS का ही प्रकार है, करंट अवेयरनेस सर्विस का ही प्रकार है। पीछे की जो सीरीज रही है मैंने उसमें ये क्वेश्चन आपको करवाया भी है। इसके अलावा 10 से 11 क्लासेज आपकी MCQ सीरीज की भी एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वही क्लासेज भी आप जरूर लगाना, उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन सभी करवाए गए हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होंगे दोस्तों। क्लियर। SDI किसका एक काइंड है, CS का, ये दोस्तों CAS करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे 113। द नेम ऑफ मिस मार्गेट मान इज मेनली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि अगर आप इस पे पूरा एनालिसिस करने बैठे तो ये क्वेश्चन आप डिलीट भी करवा सकते थे एग्जाम में, या हो भी सकता था। लेकिन क्या रहता है कि पूछा है कि द नेम मिस मार्गेट मान, की जो मार्गेट मान है मेनली पूछ लिया कि मुख्य रूप से किससे संबंधित थे, ना कि ऐसे पूछा सीधा कि मार्गेट मान किससे रिलेटेड है। तो मेनली पूछा है, तो मेनली के लिए क्या राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन और ऑप्शन डी कैटलॉगिंग। तो बताइए दोस्तों कि 113 जो क्वेश्चन है मार्गेट मान का कि किससे मेनली रिलेटेड थे, तो इन ऑप्शन के आधार पर बेस पे आप इसका राइट आंसर क्या करोगे दोस्तों। और मार्गेट मान आपने सभी में ही पढ़ा है थोड़ा थोड़ा,
और मेनली क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में से होगा, ये भी हिंट दे देता हूँ। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो JTA लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है इसमें क्या माना गया है, तो हमें तो उसको अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जो बोर्ड ने, जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करवाया है, जो उसने राइट आंसर माना है तो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है मेनली रिलेटेड किसके साथ है, मार्केट मान। तो बताइए किसके साथ होगा दोस्तों, याद रखना मार्केट मान मेनली है कैटलॉगिंग के साथ, सूचीकरण के साथ, हालांकि क्लासिफिकेशन के भी साथ है, लेकिन मेनली पूछा है, इसका राइट आंसर माना था कैटालॉगिंग दोस्तों। क्या माना था, कैटालॉगिंग इसका राइट आंसर माना था। और ये भी क्वेश्चन 1 से 2 एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें इसका कैटालॉगिंग ही राइट आंसर रहा है दोस्तों। तो याद रखना मार्केट मान किससे है, कैटालॉगिंग से। मार्केट मान के हालांकि आपने डेफिनेशंस ज़्यादा पढ़ी होगी हर एक टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेशन वर्क इज डन इन डैश डैश डैश, कि जो एक्सेशन अधिग्रहण का जो कार्य होता है पुस्तकों के, वो किसके अंदर होता है, किस सेक्शन में होता है दोस्तों। तो एक्सेशन वर्क इज डन इन ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन, ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन सेक्शन, या ऑप्शन डी सर्कुलेशन। तो बताइए दोस्तों कि एक्सेशन वर्क इज डन इन टेक्निकल सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, या क्लासिफिकेशन सेक्शन, या सर्कुलेशन। तो एक्सेशन वर्क का आप बताइए 114 का राइट आंसर क्या होगा। तो एक्सेशन वर्क आपको पता है एक्सेशन रजिस्टर में होता है। ठीक है, अधिग्रहण का कार्य एंट्री वहाँ होती है, और वो कौन से सेक्शन में ये कार्य होता है, एक्सेशन का, बिलिंग का, ये सब दोस्तों एक्विजिशन सेक्शन में होता है, अधिग्रहण विभाग के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, डाटा अबाउट इज नाउन एज, कि डाटा के बारे में जानना है वो क्या कहलाता है। ठीक है, अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा बैंक कहलाता है, या ऑप्शन बी माइक्रो डाटा, या ऑप्शन सी डाटाबेस, या ऑप्शन डी मेटा डाटा। तो डाटा अबाउट इज नाउन एज दोस्तों, जो डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, और उसके बाद विजडम भी होती है। तो इससे संबंधित दोस्तों यूनिक क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। कभी डाटा पूछ लिया जाता है कि डाटा से मिलकर क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज का भी पूछ लिया जाता है। इनमें जो कुछ प्रिंसिपल भी दिए गए थे, कुछ बुक्स भी निकाली गई थी, तो उसका भी पूछ लिया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन जितने एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके एग्जाम के साथ साथ में कवर हो जाएंगे, तो आपको दोस्तों चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपके पास दोस्तों इस क्लास के अलावा भी काफ़ी समय रहता है, तो आप स्मार्टली पढ़िए, ना कि दोस्तों अब ऐसे यही पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं, इसके बजाय क्या है स्मार्टली आप पढ़िए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, मॉक टेस्ट कीजिए दोस्तों, कुछ नया पढ़ने से बचना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपको लगता है मैंने बहुत कुछ और पढ़ लिया, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप अपने अपने पढ़ सकते हैं दोस्तों। और सबकी अपनी अपनी पढ़ने की शैली होती है, सबके अपना अपना स्टाइल होता है, तो आप कैसे भी पढ़ें लेकिन पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो डाटा अबाउट इज नाउन एज ऑप्शन ए डाटा बैंक, ऑप्शन बी माइक्रो डाटा, ऑप्शन सी डाटाबेस, और ऑप्शन डी मेटा डाटा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। डाटा अबाउट इज नाउन एज मेटा डाटा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर, मेटा डाटा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेटा डाटा। क्लियर। ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, मेटा डाटा, 115 का मेटा डाटा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक, बताइए दोस्तों कि सूचना का यूजर को डायरेक्ट उचित सोर्सेज उपलब्ध करवा देना करना क्या कहलाता है, उसको डायरेक्टिंग कर देना क्या कहलाता है। समझो कि उपयोग को सूचना का, यहाँ उपयोग करता ये रखना दोस्तों, यूजर करता को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म विवरण सेवा, ऑप्शन बी संदर्भित सेवा, ऑप्शन सी तथ्य सेवा, या ऑप्शन डी तत्कालिक सेवा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए डाइजेस्ट सर्विस, ऑप्शन बी रेफरल सर्विस, ऑप्शन सी डाटा सर्विस, और ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस। तो बताइए 116 का राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है रेफर करना। अब आपको कोई कहे कि आपको LIS लर्निंग एकेडमी के बारे में किसने बताया, तो आपको जो बताता है, जो डायरेक्शन देता है, यानी उसने आपको रेफरल किया। और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कहीं कुछ होती है ना कि रेफरल करोगे तो आपको इतने पैसे भी मिलेंगे,
या इतने पॉइंट्स में मिलेंगे। तो आपने क्या किया, उसको आपने तरफ से तो आपने डायरेक्ट दी है, दिशा दी है, तो वो दोस्तों रेफरल करना होता है। क्या होता है, रेफरल करना, और रेफरल सर्विस ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यही भी रहता है ना कि आपको वहाँ पढ़ने के लिए किसने कहा, किसने डायरेक्शन दी, तो उसने दी थी, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रही, मुझे अच्छा लगा, तो क्या रेफ़र किया था। और ऐसे भी रहता है कि हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल हैं वो कुछ वहाँ इलाज संभव नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रेफ़र ही करते हैं बड़े हॉस्पिटल में कि वहाँ रेफ़र कर दिया गया, वहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया गया। तो दोस्तों वो एक उनको क्या है, डायरेक्टिंग दे दिया कि उचित, आपके लिए उचित रहेगा, आप बड़े में जाओगे तो आपके लिए उचित रहेगा। आपको अब कोई भी बुक्स पढ़नी है तो किसी ने कहा ही होगा ये बुक्स पढ़ो, ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहेगी, तो आपको रेफ़र किया है। आप LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े हो, डेली क्लासेस लगाते हो, तो आपको किसी ने तो बताया ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया ने बताया या किसी व्यक्ति विशेष ने बताया दोस्तों। तो ये रेफरल सर्विस है, इससे इतने एग्जाम्पल दे दिए तो आपको अच्छे से याद आ गई होगी दोस्तों, या अब भूलोगे नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, फोनिक्स शेड्यूल्स या शेड्यूल्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम, कि कौन सी क्लासिफिकेशन इनमें से स्कीम है जिसमें फोनिक्स शेड्यूल अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, यानी जो भी स्ट्रक्चर होती है उस स्कीम की, उसके अंदर ये फोनिक्स शेड्यूल्स होता है। ऑप्शन ए कॉलन क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ऑप्शन डी बिबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो अगर दोस्तों आपने प्रैक्टिकली किया है तो भी आपको पता है, नहीं तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मैनी मोर लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैसे भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। तो याद रखना, जब आ जाए ना फोनिक्स शेड्यूल, तो आप इससे याद रखना है DDC। क्या याद रखोगे, DDC, कि DDC में ये यूज किया जाता है ये शेड्यूल। फोनिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोनिक्स शेड्यूल वो होते हैं जो याद रह जाए हमें, ठीक है, जो याद रह जाए वो होते हैं। इसके अलावा ये इसके स्ट्रक्चर है जिसमें फोनिक्स शेड्यूल होता है। तो 117 का राइट आंसर होगा DDC, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सभी क्या है, क्लासिफिकेशन स्कीम है। जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, कब से बनी और अब तक कौन सी लेटेस्ट चल रही है, यानी जिनका उपयोग होता है। तो आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की क्लासेज अवेलेबल हैं, तो अच्छे से रीड करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप क्लासेज लगा सकते हो दोस्तों। 24 घंटे होते हैं आपके पास, जो टॉपिक आपका वीक है या जो आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से क्लास बिल्कुल ले सकते हो। अगर किसी को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग प्रैक्टिकली सीखना है, यानी कॉलम क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकली सीखना है, DDC को सीखना है, CCC को सीखना है, AACRT को सीखना है, तो LIS लर्निंग एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और वहाँ बहुत नाम मात्र के शुल्क में आपके लिए क्लासेज उपलब्ध हैं। हर स्कीम का अलग अलग कोर्सेज है, आप जो सीखना चाहो वो नाम मात्र के शुल्क में सीख भी सकते हो दोस्तों। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ आपको कि आप ज़रूर ही सीखें या आपके एग्ज़ाम के लिए होगी, लेकिन कुछ क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकली नॉलेज अगर लेना चाहते हो आप, तो आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास अभी आप भूल गए हो या नॉलेज नहीं है तो, ठीक है, और कुछ बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम बिना आप प्रैक्टिकली नॉलेज के भी अगर आप एग्ज़ाम आप खूब मेहनत करते हो तो अच्छे से दोस्तों कर लेते हो, निकाल लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 हमारा अगला क्वेश्चन। आज दोस्तों क्लासेस थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है, इसी कल क्लास बड़ी रहेगी, ठीक है। अब 1 से 2 दिन में आपको बता दूंगा मैं, टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, क्लासेस भी बढ़ा दी जाएगी, तो उसकी सूचना मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, देखना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉपीराइट लॉ, कौन सी इसमें से प्रोहिबिटेड है अंडर किसके, कॉपीराइट लॉ के। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, ऑप्शन बी पैलेसिंग एंड अदर्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट, और ऑप्शन बी डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इट इन ए फोल्डर, और ऑप्शन डी डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट विद लाइसेंस टू यूज एंड ईमेलिंग इट। तो इनमें से कौन सा वर्जित है, किसके तहत, कॉपीराइट लॉ के तहत दोस्तों। तो ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, बता दूं कि 118 है ना, उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ABC करेक्ट है। तो हमें देखना है करेक्ट कौन कौन से है, कि डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, ये नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, कॉपीराइट लॉ के तहत प्रोहिबिटेड है, वर्जित है।
ऑप्शन बी पैलेसिंग एंड अदर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट, ये भी प्रोहिबिटेड है। और डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इट इन ए फोल्डर, ये भी प्रोहिबिटेड है। तो 118 का राइट आंसर है आपका ए, बी और सी, यानी डी है जो प्रोहिबिटेड नहीं है दोस्तों, प्रोहिबिटेड डी ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट विद लाइसेंस टू यूज एंड ईमेल एडिटिंग, ये नहीं है। इसके अलावा जो 3 है पहले वो प्रोहिबिटेड है। डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, पैलेसिंग एंड अदर्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन वेबसाइट्स, और डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इट इन ए फोल्डर, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 119 हमारा जो क्वेश्चन है, ISSN स्टैंड्स फॉर, कि जो ISSN है इससे क्या अभिप्राय है, पूरा नाम क्या है, किसके लिए स्टैंड है? तो ऑप्शन ए है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, या ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइंटिफिक सीरियल नंबर, या ऑप्शन डी इंडियन साइंटिफिक सीरियल नंबर। तो बताइए दोस्तों 119 का राइट आंसर क्या होगा? तो बता दूं, ISBN जिस तरह बुक का नंबर होता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है बुक को, उसी तरह जो सीरियल्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स यानी पत्रिकाएं होती हैं, उनको जो नंबर दिया जाता है वो ISSN होता है। इसके अलावा कोडेन भी होता है। तो ISSN जो नंबर दिया जाता है ना, इसका पूरा नाम क्या है इस सेशन का? तो ISSN का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN का राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉमा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड CCC। अब आपने CCC पढ़ी है, क्लासिफाइड कैटलॉग, जो कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग जो ये दिया हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉमा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये इसका क्या सही सीक्वेंस होगा, कैसे इसको लिखेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन ए क्या है, इसको इस तरह लिख देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्रैकेट में दिल्ली। ऑप्शन बी दिल्ली लिखेंगे सबसे पहले, वो भी कैपिटल में, फिर कॉमा, फिर एजुकेशन को कैपिटल में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डैश, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डैश, दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आपने पढ़ा है, तो क्या होता है, जो भी स्थान दिया गया होता है ना, जो भी स्थान दिया गया होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो तो इंडिया, या दिल्ली दिया गया दिल्ली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्थान को लिखेंगे कैपिटल में, लिख दिया दिल्ली, फिर कॉमा, फिर जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर एजुकेशन, शिक्षा है मेन, तो इसको निकाल लेंगे एजुकेशन को, इसको भी कैपिटल में, फिर ब्रैकेट में जो मिनिस्ट्री ऑफ डैश लगा देंगे। यहाँ इंडिया होता तो पहले इंडिया को लिख देते, फिर कॉमा एजुकेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ, और फिर डैश ब्रैकेट बंद, इस तरह कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये? CCC के अकॉर्डिंग दोस्तों। कौन सी क्लास कैटलॉगिंग स्कीम के तहत है? CCC के तहत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कॉमा एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दिल्ली कॉमा एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111। देखिए दोस्तों ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि MHRD हैज फॉर्मड ई शोध सिंधु मर्जिंग विच कंसोर्टिया इंसेंटिव्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंसोर्टिया तो आपके दोस्तों यूनिट फर्स्ट में ही टॉपिक दिया गया है। तो जो ई शोध सिंधु जो है, मर्जिंग किसके साथ मर्ज किया गया था इनमें से? बता दूं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक लाइब्रेरियन एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी JTU में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपके दोस्तों राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसके अलावा भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये जो मर्ज हुआ है इनमें से कौन कौन से मिले हुए हैं? ए शोध गंगोत्री, ऑप्शन बी UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, सी एनलिस्ट, डी शोध गंगा, और 5 नंबर है इंडेस्ट ACR2। इन 5 में से बताना है कौन कौन से के साथ मिले हुए हैं। तो किस किस के साथ मिले हुए हैं दोस्तों ध्यान रखना। तो बताना चाहूँगा आपको कि याद रखना, इसका राइट आंसर तो है BCE। अब BCE निकाल लो कौन कौन से। बी क्या है? UGC, बी क्या है? UGC इन्फोनेट डिजिटल कंसोर्टियम लाइब्रेरी, सी एनालिस्ट, और ई इंडेस्ट। ये तीनों मिलकर क्या बना था? ई शोध सिंधु बना था। UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी एनलिस्ट और ऑप्शन ई इंडेस्ट, इनसे मिलकर क्या मर्ज करके क्या बना दिया दोस्तों एमएचआरडी ने, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया बना दिया। क्लियर, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 1-1-2 हु डिवाइडेड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को किसने बनाया दोस्तों बताइए। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी करवाया था। ऑप्शन ए एच.ई. ब्लिस, ऑप्शन बी जे.डी. ब्राउन, ऑप्शन सी एस.सी. ब्रैडफोर्ड और ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन। तो बताइए दोस्तों हु डिवाइडेड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइड की थी जे.डी. ब्राउन ने, जे.डी. ब्राउन ने यानी जेम्स डफ ब्राउन ने, पूरा नाम जेम्स डफ ब्राउन द्वारा डिवाइड की गई थी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दोस्तों, प्रतिपादित की गई थी प्रारंभिक रूप से जे.डी. ब्राउन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासेज इन डीडीसी इज बेस्ड ऑन, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासेज इन डीडीसी इज बेस्ड ऑन, कि जो डीडीसी है ना, जो ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसका जो फर्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, वो किसके ऊपर आधारित है, इनमें से कौन से के ऊपर आधारित है। ऑप्शन ए जेवेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ पेरिस बुक सेलर्स, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन थ्री फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग और ऑप्शन डी द फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम। कुछ स्टूडेंट दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये बोलते थे कि सर हमें पीडीएफ भी दीजिए। देखो आपके सामने वक्त है, क्वेश्चन चल रहे हैं, आप अगर एक बार क्वेश्चन को लिखोगे फिर उसके सभी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसका राइट आंसर लिखो दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आपका साथ साथ में याद हो जाएगा। अगर खुद थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी नोटबुक खुद प्रिपेयर करोगे, तो दोस्तों ये और के लिए नहीं, ये खुद के लिए ही फ़ायदा होगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को लिखिए, पहले मैंने बता दिया, पढ़ लिया, फिर इस क्वेश्चन को लिखिए और इसका जो राइट आंसर है ना सीधा सीधा वो लिख लीजिए उसको, और फिर इसकी रीडिंग लगा लीजिए। डेली 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, उनको एक्सप्लेन भी होता है दोस्तों। तो आप इतने क्वेश्चन भी करते हो तो मान के चलो 30-35 क्वेश्चन ही आपके अच्छे से कवर हो रहे हैं। और मैंने ये भी बता दिया क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, क्लासेस बढ़ा दी जाएगी, आप केवल जुड़े रहिए दोस्तों। तो आप थोड़ी मेहनत खुद भी कीजिए, ताकि एग्ज़ाम तो बहुत देंगे दोस्तों कैंडिडेट, लेकिन निकलेगा तो उनमें से वही दो, थोड़ा सा समय दिया था और अभी 20 दिन है, इन 20 दिनों में जो टाइम देगा दोस्तों वो निकाल लेगा। और जो एग्ज़ाम के 2-3 घंटे होते हैं उनमें भी थोड़ा मेंटली दोस्तों आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो 2-3 घंटे जिसने सही स्ट्रगल या सही सेटअप रखा, तो वो दोस्तों 1-2 क्वेश्चन ही तो आगे पीछे रहते हैं सिलेक्शन में, किसी के रहते हैं 3 रहते हैं 4 रहते हैं, तो वो उसके लिए ही बेनिफिशियल है। तो बताइए डीडीसी का जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीजन क्लासेज इन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्शन सी जेवेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ पेरिस बुक सेलर्स, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन थ्री फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी द फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम। तो 1, 2, 3 का राइट आंसर होगा कि फ्रांसिस बेकन थ्री फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, फ्रांसिस बेकन थ्री फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग पे आधारित है, या सीधा याद रख सकते हो फ्रांसिस बेकन पर आधारित, बेस्ड ऑन फ्रांसिस बेकन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 1-4, ETD डाटाबेस इज इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाई, कि किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है ETD डाटाबेस को भारत में। ऑप्शन ए शोध गंगोत्री, ऑप्शन बी विद्यानिधि, ऑप्शन सी शोध गंगा या ऑप्शन डी उमी प्रोक्विस्ट। इनमें दोस्तों बताने हैं कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा ये मिलकर इसको मेंटेन किया जाता है। 1-4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 1-4 का बी और सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, बी और सी, यानी विद्यानिधि और बी और सी शोध गंगा ETD डाटाबेस का मेंटेनेंट करती है, विद्यानिधि और शोध गंगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, द टर्म लिटरेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों ये मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिटरेरी वारंट। इस लिटरेरी वारंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, लिटरेरी वारंट को दोस्तों बताइए, लिटरेरी वारंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन, ऑप्शन बी ए नीलमेगन,
ऑप्शन सी EWH हुल्मे और ऑप्शन डी मेलविल डेवी। तो बताइए दोस्तों, ट्रम लाइब्रेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ट्रम जो लाइब्रेरी वारंट है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? 1 2 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको बताया था EW हुल्मे, यानी ई विद हुल्मे, EW हुल्मे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको लेट मिली लेकिन अच्छी रही, और क्लासेस आज की शॉर्ट क्लास है दोस्तों, इसके अलावा शॉर्ट क्लास नहीं रहेगी। आज कुछ कारणवश आपकी क्लासेस छोटी है और थोड़ा समय लगा, फिर भी जो समय नहीं, एक बार कैंसिल का भी था, लेकिन दोस्तों आपकी जो रेगुलरिटी चल रही है उस रेगुलरिटी को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, उसी क्रम में आपके लिए क्लासेस रही। तो अब दोस्तों जो भी क्लास होगी उसका आपको पहले बता दिया जाएगा, लेकिन डेली जो हमारी क्लासेज है वो 5 PM ही शाम के रहने वाली है, उसमें कोई समय परिवर्तन नहीं है। आज की क्लास में जो समय परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा, तो उससे दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्लासेस बंद है। क्लासेस आपकी रेगुलरिटी डेली रहेगी, केवल आप जुड़े रहिए दोस्तों। और अब क्लासेस में आपके लिए शायद कल से हो जाए, पॉसिबिलिटी यही है, क्वेश्चंस और क्लासेस दोनों बढ़ाने का दोस्तों पूरा पॉसिबिलिटी है। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए दोस्तों। पूरी क्लासेस को ईमानदारी के साथ शेयर करना है दोस्तों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए।